हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं और 19 का भी ये सेट नंबर 4 चल रहा है। तो टोटल जो सेट होते हैं वो 7 होते हैं, तो इसमें आपके 3 सेट और बचे हुए हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया है। यानी कहा जाए तो वोकैबुलरी की क्लास है, जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। तो देखो, हमने काफी समय तक इस टॉपिक को डिस्कस किया था और आपकी समझ में भी आया होगा, क्योंकि इस टॉपिक की सबसे खास बात क्या होती है कि यदि आपने इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरह से याद किया, बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम में किया, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और यदि आपने इसको सही तरह से नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपको यदि तैयारी अच्छी करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें से छूट जाएंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी से मिल सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। कौन सा? सन 2019। तो बहुत ही अच्छा सेट है, हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि जो पेपर जो बनाया जाता है वो 70% जो कम से कम पेपर आपका अनसॉल्व से लिया जाता है और 30% नई चीज़ें रखी जाती हैं। तो नई चीज़ों को आप किससे तय कर सकते हो? तो जो हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज पढ़ा रहे हैं, यानी हर टॉपिक की हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज पढ़ाई है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो सेंट्रल आइडिया हो, कुछ भी हो, तो हर चीज़ का हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है। तो उसमें से आपका पेपर फंसेगा और आपका ये जो अनसॉल्व पेपर है इसमें से पूरा आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इन वीडियोस को डेली देखना है, ताकि आप इसको सीख सकें, समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। तो मैं आपको बता रहा था कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टॉपिक है आपका ये वोकैबुलरी का टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। इसीलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखो, ये अनसॉल्व की क्लास है, लेकिन मैं इसमें आपको एक बात और बता दूं कि जिन विद्यार्थियों के पास अनसॉल्व पेपर नहीं है वो भी इसे बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि हम इसमें हर चीज़ को लिख देते हैं। यानी क्वेश्चन भी इसमें आपको लिखा मिलेगा और आपको उसका आंसर भी मिलेगा। इससे क्या बेनिफिट है कि यदि किसी विद्यार्थी के पास अनसॉल्व नहीं है तो वो भी इसको पूरी तरह समझ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है आपका, ये 10वां क्वेश्चन होता है और इसके कई टॉपिक होते हैं। कहा जाए तो सबसे ज़्यादा टॉपिक इसी के होते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर ए जो होता है, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, यानी किन्हीं 3 इडियम्स का प्रयोग करना है आपको। फ्रेजेस, चाहे फ्रेज का कर लीजिए, इन योर ओन सेंटेंस, किसमें? अपने वाक्यों में, यानी स्वयं का आपको वाक्य बनाना है जिसमें इन शब्दों का प्रयोग करना है। और ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के आएंगे। कितने के आएंगे? 3 मार्क्स के, यानी कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है और चॉइस वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं चॉइस वाले। तो इसमें भी क्या है, आपको 5 दिए होंगे, 5 में से केवल कितने करने हैं? आपको 3 करने हैं। ठीक है, तो देखो, इसको करने का जो हमने आपको सही तरीका बताया था वो क्या था कि यदि आपको वर्ड की हिंदी मीनिंग पता होगा तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि आप इसको कर लो, क्योंकि जब रटने वाली बात आती है तो कितने रटोगे और कितने एग्जाम्पल रटोगे तुम, इस तरह से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसका सही तरीका बताया था कि इस वर्ड के साथ साथ आपको इसकी हिंदी भी आनी चाहिए। यदि आपको हिंदी याद होगी तो बहुत ही आसानी से आप इसका एक एग्जाम्पल थिंक कर लोगे और उसकी अंग्रेजी बना दोगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। फर्स्ट पर है इसमें आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड क्या होता है? बहुत तेजी से। क्या है? बहुत तेजी से, यानी कि जब आपको पता है कि इसका मतलब बहुत तेजी से है तो बहुत तेजी से आप बहुत ही इस वर्ड को लेके सेंटेंस बहुत ही आसानी थिंक कर सकते हो। जो मैंने थिंक किया वो मत करिए, अपना कर लीजिए। कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, सोच लिया आपने। कह सकते हैं कि हमारे घर में कोई काम हो रहा है तो बहुत जल्दी से हो रहा है।
ठीक है ना, हमारी फसल बहुत जल्दी तैयार हो रही है, अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है तो बहुत तेज़ी से हो रही है, ठीक है। या उन्नति की बात आती है तो उन्नति बहुत ज़्यादा हो रही है, सड़कें बहुत तेज़ी से बन रही हैं। तो हमें क्या करना है, इस वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस सोचना है और उसकी अंग्रेजी बना देनी है, बस इतना ही करना है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, हम बता चुके हैं। तो हमने जो सेंटेंस लिया उसको देख लेते हैं। अलीगढ़ इज प्रोग्रेसिंग, यानी अलीगढ़ क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कैसे उन्नति कर रहा है, बहुत तेजी से। तो कह सकते हैं कि अलीगढ़ बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। तो बहुत ही आसानी से, अगर आप आगरा के रहने वाले हैं तो आगरा लिख दीजिए यहाँ पर, गाजियाबाद के रहने वाले हैं तो गाजियाबाद लिख दीजिए, अगर कोई स्टेट वाली बात आती है तो अपना स्टेट लिख दीजिए। इससे कोई बात, कोई रोक नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट वो सेंटेंस के हिसाब से सही होना चाहिए, यानी कि सोचने में भी अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि आपने उल्टा सीधा वर्ड यूज कर दिया तो वो ही सही मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। जो बात फैक्ट है वही सही होती है, ठीक। टू कम टू टर्म्स, यानी कि मेल करना, मेल करना यानी कि मिलना कह सकते हैं। तो बोथ मोहन एंड सोहन, यानी मोहन और सोहन दोनों हैव कम टू टर्म्स नाउ, यानी कि अब मेल कर चुके हैं, यानी कि अब मिलके रह रहे हैं। कौन, दोनों ही, मोहन एंड सोहन कह सकते हैं कि अब मिलके रह रहे हैं। तो बहुत ही आसानी से सेंटेंस थिंक कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। आगे तीसरा देखते हैं क्या कहता है। एट द बैक एंड कॉल ऑफ, तो बैक एंड कॉल में क्या होता है, आज्ञा का पालन करना। क्या है, आज्ञा का पालन करना या आज्ञा मानना कह सकते हैं। द ट्रूप वाज रेडी, यानी कि सेना जो थी वो तैयार थी। एट एवरी बैक एंड कॉल, यानी प्रत्येक किस चीज़ पर, प्रत्येक क्षेत्र में आज्ञा मानने के लिए तैयार थी। तो कह सकते हैं कि जो सेना थी वो आज्ञा मानने के लिए कैसे थी, तैयार थी। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बट आपको इसका मीनिंग याद होना चाहिए। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि इसको सही करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि आपको इसका मीनिंग पता हो। आगे ब्रिंग आउट मीन्स क्या होता है, छापना। क्या होता है, छापना। तो कह सकते हैं, हम अपने आप स्वयं कर सकते हैं कि अध्यापक किताबों को छाप रहे हैं, सोच लिया हमने। पिताजी कपड़ों को छाप रहे हैं, यानी कि कुछ भी आप बना सकते हैं बट इससे संबंधित होना चाहिए। तो देखो जैसे हमने कहा द पब्लिशर, यानी कि प्रकाशक जो होता है, आर कीन उत्सुक है, टू ब्रिंग आउट छापने के लिए, द न्यू बुक्स ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी की नई किताबें। तो जो प्रकाशक है वो अंग्रेजी की नई किताबें छापने के लिए उत्सुक है। तो बहुत ही ईजी वाक्य लिया है, समझ में भी आ गया होगा। आगे देखिए 5वें पर क्या है, टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब क्या होता है, गुजारा करना। क्या होता है, गुजारा करना। तो इट इज डिफिकल्ट, बड़ा कठिन है, टू मेक एंड बोथ एंड मीट, गुजारा करना बड़ा कठिन है। ओइंग टू हाई प्राइसेस, किससे, यानी तेजी, ज़्यादा मूल्यों के कारण, क्या है, उच्च मूल्यों के कारण गुजारा करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। कह सकते हैं कि महंगाई के कारण गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, किसी भी वर्ड का बना सकते हैं अगर उसका हिंदी का मीन आपको पता हो तो, ठीक है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें बी पॉइंट है आपका राइट एंटोनियम्स। राइट में से लिखिए, एंटोनियम्स होता है आपका जिसको हम बोलते हैं विलोम शब्द। क्या बोलते हैं, विलोम शब्द या विपरीत अर्थ कह सकते हैं इसका। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो शब्द आपको दिए हुए हैं। मॉर्न, मॉर्न में क्या होता है, शोक करना या दुखी करना, दुखी होना कह सकते हैं। रिजॉइस में से होता है आनंद लेना। तो देखो दुख यहाँ शोक है और यहाँ आनंद की बात आ रही, तो उल्टा हो गया न, हो गया। तो मॉर्न रिजॉइस। डायनामिक गतिशील होता है और स्टैटिक कैसा होता है, स्थिर होता है, रुका हुआ। तो क्या होगा, डायनामिक का क्या होगा, स्टैटिक। डायनामिक स्टैटिक 2-3 बार इस तरह से पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ब्लंट मिस होता है कुंठित, कुंठित यानी कि जिसको मोथरा बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मोथरा। और शार्प मिस तेज या फिर पैना कह सकते हैं, ठीक। सी है आपका राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट मिस लिखिए
सिनोनियम्स, समानार्थी कह सकते हैं या इनको पर्यायवाची कह सकते हैं। तो आपको समानार्थी लिखना है या पर्यायवाची लिखना है। और सबसे खास बात क्या है, एक का एक ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में एक के 3-3 4-4 लिखने को आते थे, तो आपको एक ही लिखना है। तो नेफेरियस क्या है, नेफेरियस मीन्स क्या होता है, भयंकर दुष्ट, है ना। तो क्या होगा, एक्सट्रीमली विक्ड, यानी बहुत बुरा कह सकते हैं, बहुत बुरा या दुष्ट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली विक्ड। नेफेरियस मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली विक्ड। टिमिड, टिमिड मीन्स क्या होता है, कायर होता है। और कवार्ड मीन्स भी क्या होता है, कायर ही होता है। तो ये तो समान अर्थ है ना, टिमिड माने कायर और कवार्ड माने भी कायर हो गया। रेज मिस होता है मिटाना, और इरेज मिस में क्या होता है, मिटाना होता है। ये तो पता होगा, इरेजर जिसको रबड़ बोलते हैं, मिटाते हैं, कच्ची पेंसिल से लिखा होता है। तो रेज मिस मिटाना होता है, और इरेज माने भी क्या होता है, मिटाना होता है। आगे डी पॉइंट को देखते हैं, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि कुछ आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिनको आपको वन वर्ड में दिखाना है। किस में दिखाना है, वन वर्ड, यानी कि एक वाक्य के लिए एक शब्द कह सकते हैं। तो एक वाक्य के लिए एक शब्द यूज करना है, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसको आपको थोड़ा समझना होगा। जैसे देखिए, ए डिसीज यानी कि एक बीमारी, डेट मिस जो, स्प्रेड माने फैल गई है, ओवर माने पूरे, ए लार्ज एरिया माने एक विस्तृत क्षेत्र में, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में या बहुत बड़े क्षेत्र में जब कोई बीमारी फैल जाती है तो उसको बोलते हैं हम प्लेग। क्या बोलते हैं उसको, प्लेग। क्या बोलते हैं उसको, प्लेग की बीमारी हो गई है ना, कहते हैं ना प्लेग की बीमारी फैल गई, जिसको दैवीय बीमारी भी कहते हैं, दैवीय रोग। डेट कैन नॉट बी सीन, डेट जिसमें कैन नॉट बी सीन नहीं देखा जा सकता है, थ्रो मिस आर पार, यानी कि जिसमें आर पार नहीं देखा जा सकता है उसको बोलते हैं हम अपारदर्शक। क्या बोलते हैं, अपारदर्शक। और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ओपेक्यू। क्या बोलते हैं इसको, ओपेक्यू। तो अपारदर्शक कह दीजिए, ओपेक्यू कह दीजिए, बट आपको ओपेक्यू ही याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको ओपेक्यू लिखना है, प्लेग लिखना है, ठीक। अगला है देखिए, बिलोंगिंग यानी संबंध रखना टू द सेम टाइम, समान समय, यानी सबके लिए जो समय समान होता है उसको बोलते हैं हम समकालीन। क्या बोलते हैं, समकालीन, यानी कि कंटेम्प्रेरी। क्या बोलते हैं उसको, कंटेम्प्रेरी, समकालीन कह सकते हैं, यानी सबके लिए जो काल समान होता है उसको बोलते हैं हम समकालीन, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बट आपको इसका थोड़ा सा मीनिंग पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इसका ई वाला, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, यानी कि दो वर्ड दिए होते हैं और उन वर्डों का जो उच्चारण होता है वो सेम होता है, मतलब उच्चारण समान होता है। जब उसकी जो उच्चारण समान होता है बट उनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन आपको उनका एक एक एग्जाम्पल बनाना है। किस बेस से बनाना है, उनकी अंग्रेजी के बेस से। तो इसको भी याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आपको दोनों की हिंदी याद होनी चाहिए और एक की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। यदि आपको एक की स्पेलिंग पता होगी तो क्वेश्चन को आप सही कर दोगे बहुत ही आसानी से। अक्सर हमने देखा जाता है कि विद्यार्थी इसमें यही गलती करते हैं कि उसको उसका मीनिंग मान लेते हैं, उसका उसको मीनिंग मान लेते हैं। जैसे कि एसेंट मिस क्या समझ लिया, स्वीकृत हो गया, और एसेंट मिस क्या समझ, चढ़ाई हो गया। तो अब इन दोनों का उल्टा हो गया, जो सेंटेंस भी उल्टे बन जाएंगे तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसीलिए आपको एक की स्पेलिंग याद रखनी है कि ए के बाद जो डबल एस वाला है उसका मतलब स्वीकृति होता है, जो डबल एस वाला है वो स्वीकृति होता है, और बाकी जो है उसका क्या होगा, उसका आपका चढ़ाई हो जाएगा। तो इतना याद रखोगे, यानी कि एक की स्पेलिंग याद रखनी है और मीनिंग दोनों का याद रखना है, बस। आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का गलत नहीं हो सकता, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक। सेंटेंस थिंक करने की बात है, मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, स्टोरी काफ़ी बनवाई थी हमने, ऐसे भी बताया, और भी हर चैप्टर की हमने आपको हिंदी बताई है, और हमने आपको खास तौर से इंग्लिश से वो हिंदी से इंग्लिश करना आपको सिखा दिया है, जिससे आप सेंटेंस सोच सकते हैं और सोचने के बाद उसे बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है, इज वेरी हार्ड फॉर एन ओल्ड मैन, यानी एक बूढ़े आदमी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। वैसे तो जवानों के लिए भी कठिन है क्योंकि इस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बूढ़ों के लिए ज़्यादा कठिन है, ठीक है। तो
सेंटेंस को ऐसा चूज करना है जिससे कि बहुत ही आसानी से बन सके और उसमें कोई दिक्कत भी ना आ सके। आगे एसेंट में क्या होता है, स्वीकृति। द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव एसेंट, यानी प्रधानाचार्य ने स्वीकृति नहीं दी टू गो टू द हाउस, कहाँ, घर जाने की। तो प्रधानाचार्य ने घर जाने की अनुमति नहीं दी। तो हम सेंटेंस कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हमें ये इसका अर्थ मैच खाना चाहिए। लेकिन सेंटेंस भी इतना प्रभावपूर्ण होना चाहिए, यानी सामने वाले को लगे कि वाकई में ही इसने बढ़िया लिखा है, उससे कुछ संदेश मिलना चाहिए उसके लिए। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का जो मन है वो खुश हो जाए और वो 2 की जगह आपको 3 नंबर देने की कोशिश करे, बट 3 देगा नहीं, लेकिन 2 अगर पूरे दे दिए तो बहुत अच्छा मानिए, क्योंकि अक्सर 50% यानी कि 70% बच्चे तो इसको छोड़ ही आते हैं, 20% बच्चे इनको गलत करके आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक ऐसे हैं कि 50% यानी 70% बच्चा तो करके ही नहीं आता है, और उसमें भी 20% क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो कितने सही करते हैं, 10%। तो 10% विद्यार्थी इसको सही करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो 10% आप में से ही हों, यानी आप ही हों वो 10% में जो इसको सही करके आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही अच्छे से समझना है। एक बार में ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, 3 बार देखना, ऐसी कोई बेकार बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करने से कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।